हम डिस्कस करने जा रहे हैं 7th क्लास की जो आपकी बुक है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ यानी सिविक्स बुक है जो हमारी, इसको हम पॉलिटिकल साइंस भी बोलते हैं। उसका जो चैप्टर 1 है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो जो यूनिट 1 है इसका ये है ऑन इक्वालिटी। इसमें हम इक्वालिटी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। So India is a democracy. In the class 6th book we looked at the key elements of a democratic government। यानी इंडिया क्या है? इंडिया एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, ठीक है। यहाँ पे डेमोक्रेसी है। तो जैसे कि हमने जो हमारी लास्ट बुक थी 6th क्लास में, जो हमारी बुक थी सिविक्स की, उसमें हमने पढ़ा था कि द की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एक कंट्री को, एक वहाँ की गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाते हैं, उसके बारे में डिस्कस किया था। दिस इंक्लूड पीपल्स पार्टिसिपेशन। तो उसमें सबसे पहले एक जो की एलिमेंट्स है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के, उसमें सबसे पहले डेमो मीन्स पीपल, क्रेटिक मतलब रूल, यानी वो कंट्री जहाँ पे लोगों का रूल होगा, लोग खुद से अपना जो लीडर होगा, रिप्रेजेंटेटिव होगा, उसको खुद चूज़ करेंगे, ठीक है। उसको हम बोलते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ठीक है। वो किससे चूज़ करते हैं? अपने लोगों को। ये हमने इससे पहले जो हमारी बुक थी 6th क्लास में, उसमें हमने पढ़ा है कि थ्रू यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, यानी उनको वोट, राइट टू वोट होता है जिसमें वो वोट देते हैं और अपने रिप्रेजेंटेटिव या लीडर को चूज़ करते हैं ना। तो सबसे पहले क्या इसमें होता है जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, इसका सबसे पहले की एलिमेंट है, यानी लोगों की, देखा जाता है कि लोगों का कितना पार्टिसिपेशन है, जो पब्लिक अफेयर्स वगैरह उसमें लोगों का कितना पार्टिसिपेशन है, या गवर्नमेंट के जो भी काम है उसमें लोगों का कितना पार्टिसिपेशन है। द रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, या अगर कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट वगैरह कुछ होती है उसको कैसे रिजॉल्व किया जाता है या सॉल्व किया जाता है, कैसे, ठीक है, किस हिसाब से। क्या एक जो दो कम्युनिटीज़ के बीच में अगर प्रॉब्लम होगी, क्या जो वहाँ की गवर्नमेंट होगी वो एक को सपोर्ट करती है कि वो दोनों की प्रॉब्लम्स देख के एक अच्छा सा सोल्यूशन निकालती है, या वो किसी एक को सपोर्ट करती है, ठीक है। एंड इक्वालिटी एंड जस्टिस, और ये भी होता है, मतलब ये भी एक की एलिमेंट है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का, कि क्या वहाँ पे इक्वालिटी है, क्या उस सोसाइटी में जहाँ पे डेमोक्रेसी है क्या वहाँ पे इक्वालिटी है अमंग देयर पीपल। एंड जस्टिस, क्या वहाँ पे इंसाफ है, क्या वो सबके साथ सेम, जस्ट सबके लिए सेम लॉज हैं वहाँ पे। तो ये कुछ की एलिमेंट्स जो हमने पढ़े थे जो हमारी लास्ट बुक थी 6th क्लास में आपने जो पढ़ी होगी उसमें, ठीक है। इक्वालिटी इज़ अ की फीचर ऑफ डेमोक्रेसी एंड इन्फ्लुएंसेस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इट्स फंक्शनिंग। तो सबसे पहले जो इक्वालिटी है ना, इक्वालिटी मीन्स इक्वल होना, ठीक है। चाहे आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, आपका कुछ भी रिलीजन हो, चाहे आप किसी भी रेस से हो, चाहे आप आपका इकोनॉमिक बैकग्राउंड कुछ भी हो, आप इक्वल हो, ठीक है। इक्वल हो उस कंट्री में, उसको हम बोलेंगे इक्वालिटी, ठीक है। तो सबसे पहले इक्वालिटी जो है ये की फीचर है डेमोक्रेसी का, ठीक है, जो कि उस कंट्री के सारी चीज़ों को इन्फ्लुएंस करता है। इन दिस चैप्टर यू विल रीड मोर अबाउट इक्वालिटी, यानी इस चैप्टर में आप बहुत मतलब इक्वालिटी के बारे में और ज़्यादा पढ़ोगे। व्हाट इट इज़, इक्वालिटी है क्या, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी में ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, यानी इसकी इंपॉर्टेंस क्या है डेमोक्रेसी में, किसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इक्वालिटी की। एंड वेदर और नॉट एवरी वन इज़ इक्वल इन इंडिया, या क्या हर कोई हमारा इंडिया है, क्या इंडिया में यानी हमारे भारत में क्या सारे लोग इक्वल हैं सबके साथ, मतलब भेदभाव कहीं पे होता है, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है कहीं पे, कि सारे लोग इक्वल हैं, ठीक है। लेट्स बिगिन बाय लुकिंग एट कांता स्टोरी। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे जो कांता है उसकी स्टोरी देखेंगे, उससे हमें पता चलेगा कि कैसे इक्वालिटी के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखोगे कुछ लोग लाइन में खड़े हैं। सबसे पहले उसमें मंजीत कौर जो कि टीचर है, फिर तेजा सिंह है वो ट्रेडर है, यानी जो ये करते हैं ना, चीज़ों को इधर उधर बेचते हैं लेके। फिर है गिरीश रॉय, वो एक स्टूडेंट है। कांता देवी वो डोमेस्टिक वर्कर है, यानी वो ये करती है ना, घरों का घर में जाके वो लोग हेल्प करती है, जो जिस घर में जाएगी वो काम करने, वहाँ पे उनकी हेल्प करती है। और उसके बाद जो है सुजाता कुमारी, वो भी क्या है, डोमेस्टिक वर्कर, ठीक है। तो ये अब क्या है, ये सारे हैं ऑन इलेक्शन डे कांता एंड हर फ्रेंड सुजाता आर वेटिंग टू कास्ट देयर वोट्स। तो ये सारे लोग जो है ना यहाँ पे, ये सारे किस लाइन में खड़े हैं, ये खड़े हैं वोट देने के लिए, वोट देने की लाइन में, ठीक है। कहीं पे जहाँ पे इनकी जो जहाँ पे खड़े हैं वहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं, और ये सारे निकले हैं सारे लोग। इसमें टीचर भी हैं, इसमें डोमेस्टिक वर्कर भी हैं, इसमें स्टूडेंट भी है और इसमें ट्रेडर भी है। ये सारे मिलके लाइन में खड़े हैं, किस लाइन में, वोटिंग की लाइन में, ठीक है। इन सबको क्या करना है, एक एक वोट अपना कास्ट करना है, यानी एक एक वोट देना है, जिसको भी ये वोट देना चाहते हैं उनको उस इंसान को वोट देना है, या उस रिप्रेजेंटेटिव को वोट देना है। तो अब ये जो इसके बाद हम देखेंगे
कांता जो है, ये कांता और उसकी जो फ्रेंड है सुजाता, वो क्या कर रही है, वो इलेक्शन के दिन बाहर निकले हैं और ये लाइन में खड़े हैं और ये वोट देने के लिए खड़े हैं, ठीक है। और ये वेट कर रहे हैं कि इनकी बारी कब आएगी और ये वोट देंगे। आपने देखा होगा ना कभी, जब आपके जो भी जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे इलेक्शंस होते हैं तो सारे लोग निकलते हैं, फिर वो लाइन में खड़े होते हैं और फिर वो उनको वोट देना होता है, देखा होगा ना आपने, वही वैसे बिल्कुल। और अब जब भी मैं आपको ये पढ़ाती हूँ, आप हमेशा ट्राई किया करो, आप इसको एक स्टोरी की तरह समझो ना, आप अपनी जो आपकी लाइफ है, आपकी ज़िंदगी, उसके साथ इसको रिलेट करना है आपको इन सारी चीज़ों को। उससे क्या रहता है ना, उससे आपको जल्दी चीज़ें समझ आती हैं और बहुत टाइम के लिए याद भी रहती हैं। तो उसके बाद अब हम देखेंगे क्या बातें करते हैं। Isn't it good, Suja, that we can all vote as equal citizens of our country? Even Jain Sahib is standing in the line with us. Yes. तो अब ये जो जैन साहब है ना, जो ये कांता देवी है ना, जो ये क्या है, ये जो जैन साहब है, इनके घर में क्या करती है, इनके घर में जाके इनके जो भी काम है उसमें हेल्प करती है इनकी, ये इनकी डोमेस्टिक हेल्पर है, ठीक है। तो ये अपनी फ्रेंड को, सुजा को बोलती है कि आप देखो, आज हम सारे वोट देने के लिए सारे जो लोग हैं एक साथ निकले हैं, हम सारे मतलब इक्वल हैं यहाँ पे अपनी कंट्री में, ठीक है। ये मतलब ये एक अच्छी बात नहीं है कि हम सारे एक साथ मिलके एक इक्वल मतलब हैं यहाँ पे और हम सारे एक एक वोट देंगे, ठीक है। और देखो यहाँ पे हमारे साथ जैन साहब भी हमारी लाइन में खड़े हैं, ठीक है। उसके बाद गो ऑन कांता, इट्स योर टर्न नाउ। तो उसके बाद बोलती है जो ये है कांता को बोलती है उसकी फ्रेंड, तुम जाओ, अब तुम्हारी बारी है, तुम वोट दो। आई विल वोट फॉर द कैंडिडेट हु हैज़ प्रॉमिस टू ब्रिंग पाइप वाटर टू अवर एरिया। तो ये बोलती है कांता देवी, मैं तो उसी को वोट दूंगी, उस आदमी को वोट दूंगी जिसने हमें बोला है कि वो हमारे एरिया में पाइप लाएगा ना, पानी की पाइप लगाएगा, ताकि हम अच्छे से हमें पानी मिल सके, ठीक है। देन ये लाइन जो है इसमें उसके बाद दिखाया कि जैसे अब्दुल रहमान है वो आर्टिशियन है, उसके बाद शबनम बानो है वो हाउस वाइफ है, और ग्रेसी लैलंग है वो कंसल्टेंट है, इसाक लैलंग है गवर्नमेंट ऑफिसर है, रुखसाना मिर्ज़ा वो मीडिया पर्सन है, योगराज जो है अनएम्प्लॉयड है, और अशोक जैन जो है इंडस्ट्रियलिस्ट है, ठीक है। ये सारे क्या है, एक वोट एक लाइन में खड़े हैं और ये सारे अपना वोट कास्ट करने के लिए खड़े हैं, ठीक है। यहाँ पे ये सारे लोग इक्वल है, यानी इक्वालिटी है यहाँ पे। तो उसके बाद क्या होता है, विल सी यू लेटर कांता, यस नमस्ते साहिब। तो वो जो इनका एम्प्लॉयर होता है ना, वो इसको बोलता है कांता को कि कांता देवी को कि चलो मैं निकलता हूँ, शाम को मैं तुमसे मिलूँगा, ठीक है, जब तुम हमारे घर आओगी तो अब तब हम बात करते हैं। तो वो बोलती है ओके नमस्ते साहिब। तो उसके बाद जब ये दोनों फ्रेंड्स वापस आ रही होती है, ये बोलती है जो कांता जो है ये कांता देवी, ये बोलती है कि गुड़िया हैज़ बीन रनिंग फीवर एंड आई हैव टू टेक हर टू द हॉस्पिटल, बट आई विल हैव टू फिनिश द वर्क एट साहिब्स हाउस फर्स्ट एंड आस्क फॉर सम एडवांस। तो ये बोलती है कि मेरी बेटी गुड़िया वो बहुत बीमार है, उसको बहुत ज़्यादा फीवर है, बुखार है, तो उसको मुझे ज़रूरी हॉस्पिटल ले जाना है, लेकिन उसको हॉस्पिटल ले जाने से पहले मुझे क्या करना है, मुझे जाना है साहिब के घर, उसके घर मुझे काम ख़त्म करना है पहले, और मैं उससे कुछ उनसे कुछ एडवांस भी मांगूंगी, कुछ एडवांस में पैसे मांगूंगी जिससे मैं अपनी बेटी का इलाज कराऊंगी। ये कौन बोल रही है, कांता देवी। तो अब जब ये घर पहुंचती है तो here have some of this, you'll feel better, and when I get back in the evening we will go to the hospital, okay। तो उसके बाद ये अपनी बेटी को बोलती है, ये लोग तुम थोड़ा ये पी लो, कुछ देती है उसको पीने के लिए, तो बोलती है कि मैं शाम को जब काम करके वापस आऊँगी तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊँगी, तब तक तुम ये पियो, इससे तुम्हें अच्छा लगेगा। तो जब ये आप अब जा रही होती है साहिब के घर वापस काम के लिए, देन ये बोलती है जब अपनी बस्ती से निकल रही होती है ना, तो ये देखती है कि ये बोलती है इट्स नो वंडर दैट गुड़िया फॉल्स इल ऑफन, द बस्ती इज़ नेवर क्लीन। ये देखती है अपनी जो बस्ती के बाहर, देखती है बहुत ज़्यादा वहाँ पे गंदगी होती है, बहुत ज़्यादा कूड़ा करकट होता है। तो बोलती है कि इसमें कोई ताजुब की बात नहीं है कि मेरी बेटी क्यों बीमार हो जाती है बार बार, वो इसलिए बीमार हो जाती है क्योंकि ये बस्ती हमेशा गंदी रहती है। तो आगे क्या होता है, मेक श्योर टू डू द कॉर्नर्स प्रॉपरली, यानी उसके बाद जब ये साहिब के घर जाती है तो वहाँ पे ये जब काम कर रही होती है तो इसको जो वो लोग हैं वो इसको बोलते हैं कि तुम ये जो कोने हैं कोने भी अच्छे से साफ़ करना, ठीक है। तो इसको ये बोलते हैं हेयर्स योर एडवांस कांता बट डोंट मेक अ हैबिट ऑफ इट, नो मैडम। तो उसके बाद जब ये उनसे काम ख़त्म करके एडवांस मांगती है तो इसको एडवांस में कुछ पैसे देते हैं और वो बोलते हैं कि अब ये लो तुम्हारा एडवांस, लेकिन अब इसको अपनी आदत मत बना लेना, हम बार बार तुम्हें पैसे नहीं देने वाले हैं। तो बोलती है नहीं मैडम, ठीक है। अब उसी दिन शाम को क्या होता है,
जस्ट 5 more minutes बेटी। आ, उसके बाद वो अपनी बेटी को ले गई होती है हॉस्पिटल, ठीक है। हॉस्पिटल में जो ये लाइन है ना, यहाँ पे अपनी बेटी को बाकी जो गरीब लोग हैं उनके साथ खड़ी होती है अपनी बेटी को बेटी का इलाज कराने के लिए। उसको बोलती है कुछ और मिनट तुम वेट करो, मैं तुम्हें डॉक्टर को दिखा दूंगी। जैन मैडम एंड जैन साहिब may stand in line to vote but they never have to do it when their children are sick। तो ये बोलती कि जैन मैडम और जैन साहब है, उनको लाइन में वोट जब देना हो उसके लिए लाइन में वो खड़ा हमारे साथ रहेंगे, लेकिन उनको कभी कभी उनका बच्चा बीमार होगा उनको हमारी तरह लाइन में खड़ा रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो इतने अमीर है, उनके पास इतना पैसा है, उनको ज़रूरत ही नहीं है कि वो लाइन में खड़े हों। तो मैं ये बोलती है कि मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ, जिसकी वजह से मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं बड़े हॉस्पिटल में जाके मैं अपनी बेटी का अच्छे से इलाज करा सकूँ, ठीक है। ये इसके बाद बोलती है। देन अब हम देखेंगे, अब देखेंगे हम इक्वल राइट टू वोट, यानी इसी बोला है ना कि हमें जैसे मतलब जब ये बोल रही थी कि हमें जैन साहब भी हमारी तरह लाइन में खड़ा है वोट देने के लिए, हम भी वोट में, हम सारे इक्वल है यहाँ पे, ठीक है। हम उसके बारे में अब बात करेंगे, ठीक है। इक्वल राइट टू वोट यानी सबको इक्वल राइट टू वोट, सब जब वोट की बारी आएगी सब लोग इक्वल है। किसी के पास चाहे वो अमीर होगा तो ये ज़रूरी नहीं उसको 2 वोट देगा, कोई गरीब है तो वो 1 वोट देगा, नहीं, ऐसा नहीं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये पहले से रखा है कि आप चाहे अमीर हो गरीब हो, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, आप वोट दे, जब आप 18 साल के हो जाओगे, 18 ईयर्स के हो जाओगे तो आप वोट दे सकते हो, और ठीक है, आप वोट दे सकते हो, ठीक है। और आप सिर्फ 1 वोट दे सकते हो, ठीक है, 1 वोट कास्ट कर सकते हो। द स्टोरी अबव बिगिंस विद कांता स्टैंडिंग इन लाइन टू कास्ट हर वोट। जब हम ये स्टोरी कहाँ से स्टार्ट होती है, स्टोरी स्टार्ट होती है जब हम देखते हैं कांता लाइन में खड़ी होती है अपना वोट देने के लिए। लुक अगेन एट द वेरियस पीपल हु आर स्टैंडिंग इन लाइन विद हर। अब आप एक और बार वहाँ पे देखो कौन कौन से लोग उसके साथ लाइन में खड़े हैं। यहाँ पे आप देखो ना उसके साथ कितने बड़े बड़े सारे, मतलब अच्छी खासी जो ना, मतलब सारे गरीब नहीं है, बड़े बड़े लोग हैं इसमें सारे वोट देने के लिए खड़े हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई इनइक्वालिटी नहीं हो रही है। कांता रिकॉग्नाइजेज हर एम्प्लॉयर अशोक जैन एंड छोटे लाल हर नेबर। तो हमने देखा ना कांता जब बोलती है कि देखो हमारे साथ ये भी जैन साहब भी हमारे साथ खड़ा है वोट देने के लिए। जैन साहब कौन होता है, जिनके घर में कांता जो देवी है वो जाती है हेल्प करने के लिए, ठीक है। तो वो भी उनके साथ वो उसको पहचान लेती है वहाँ पे। और छोटे लाल जो कि उनका नेबर है वो भी मतलब अमीर है, उसके पास भी वो ठीक ठाक कमाता है, तो वो भी इनके साथ खड़ा है, ठीक है, वो गरीब नहीं होता है। In a democratic country like India, all adults, irrespective of what religion they belong to, how much education they have had, what caste they are, or whether they are rich or poor, are allowed to vote। यानी एक जो डेमोक्रेटिक कंट्री होती है, जो मैंने इससे पहले भी बोला आपको, डेमो मीन्स पीपल, क्रेटिक मीन्स रूल, यानी लोगों के पास रूल या पावर, यानी यहाँ पे वो कंट्री जहाँ पे लोगों के पास पावर या रूल है, ठीक है, पावर है और वो रूल कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि इंडिया भी हमारी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, जहाँ पे क्या है, चाहे आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, चाहे आप किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो, मतलब चाहे आपका ज़ात कुछ भी हो, चाहे आप अमीर हो गरीब हो, चाहे आपने पढ़ा हो लिखा हो या नहीं पढ़ा हो, चाहे आप अमीर हो गरीब हो, आप वोट दे सकते हो। कब आप वोट दे सकते हो, जब आप 18 साल के हो जाते हो, जब आप अपना फैसला खुद लेने के काबिल हो जाते हो, तब आप वोट दे सकते हो, ठीक है। दिस एज यू हैव ऑलरेडी रेड इन द क्लास 6th बुक is called universal adult franchise and is an essential एस्पेक्ट ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज। ये हमने इससे पहले 6th क्लास में लास्ट बुक में हम पढ़ चुके हैं, जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। यानी आप जब 18 साल के हो जाते हो, चाहे आप अमीर हो गरीब हो, चाहे आप मर्द हो औरत हो, चाहे आप आपने पढ़ाई की हो नहीं की हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जब आप 18 साल के हो जाते हो आप वोट दे सकते हो, ठीक है। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिस भी कंट्री को हम डेमोक्रेटिक कंट्री बोलेंगे ना, वहाँ पे ये मेन वहाँ का पार्ट है। इसी से हमें पता चलता है वो सच में डेमोक्रेटिक है कि नहीं है, ठीक है। The idea of universal adult franchise is based on the idea of equality because it states that every adult in country, irrespective of their wealth and the community he belong to, has one vote। यानी जो ये आइडिया है ना यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का, ये बेस्ड है इक्वालिटी के ऊपर, ठीक है, आइडिया ऑफ इक्वालिटी। इसमें क्या है, चाहे आप किसी भी, मतलब चाहे आपके पास कितनी भी दौलत हो, कुछ भी हो, चाहे आप किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, चाहे आप हिंदू हो मुस्लिम हो, आप के पास आप क्या सिर्फ 1 वोट दे सकते हो। आप
दो वोट नहीं दे सकते हो, चाहे आप अमीर हो गरीब हो, चाहे आप औरत हो मर्द हो, आपके पास सिर्फ एक वोट है, ठीक है। इससे क्या हमें पता चलता है, ये इक्वालिटी है यहाँ पे, है ना, इक्वल है सारे, कोई इन यहाँ पे इन इक्वालिटी नहीं हो रही है किसी के साथ, ठीक है। कांता इज excited to vote and happy that she is equal to all of the others because each of them has one vote। तो कांता इसी बात पे बहुत ज़्यादा खुश है और वो बोलती है कि यहाँ पे मुझे जैसे बाकी सब के पास एक, मेरे पास अगर एक वोट है, बाकी सब चाहे वो मुझसे कितने भी ज़्यादा अमीर हैं, उन सब के पास भी एक ही वोट है। But as her day goes on, Kanta becomes less certain about what this equality really means। जैसे ही लेकिन उसका दिन धीरे धीरे आगे बढ़ता है, उसकी ये जो खुशी है धीरे धीरे कम ही होती जाती है ना। वो उसको ये जो पहले उसको लग रहा था मैं इक्वल हूँ, जब वो धीरे धीरे जाती है ना, मतलब अपना उसका दिन गुजरता है, वो देखती है कि ये इक्वालिटी धीरे धीरे उससे छिन रही है या उसकी कम हो रही है ना ये चीज़ें। तो वट इज़ इट दैट मेक्स कांता अनश्योर, यानी ये किस चीज़ से मतलब कांता को लग रहा था कि धीरे, पहले तो उसको लग रहा था मैं इक्वल हूँ बाकी सबके, लेकिन ऐसी क्या चीज़ है उसके पूरे दिन में होगी जिसकी वजह से उसको लगा कि वो बाकी लोगों के इक्वल शायद नहीं है, ठीक है। लेट्स टेक अ लुक एट अ डे इन हर लाइफ। चलो अब हम यही बात देखने के लिए उसकी पूरा दिन जो उसका बीता था उसकी उस पर थोड़ी नज़र डालते हैं, ठीक है। शी लिव्स इन अ स्लम एंड हैज़ अ ड्रेन बिहाइंड हर हाउस। वो एक मतलब एक बस्ती में रहती है जो कि बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी होती है, बहुत ज़्यादा कूड़ा होता है, और वहाँ पे ड्रेन है उसके घर के सामने, ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कूड़ा वगैरह होता है और बहुत ज़्यादा गंदा पानी भी है। Her daughter is sick but she cannot take the day off from work because she needs to borrow money from her employers to take her child to the doctor। उसकी बेटी जो है वो बहुत ज़्यादा बीमार होती है और वो अपने काम से छुट्टी नहीं ले सकती है, क्योंकि जहाँ पे वो काम करती है उसको वहाँ से कुछ पैसों की ज़रूरत होती है, उनसे कुछ पैसे लेने की ज़रूरत होती है, इसीलिए ताकि वो अपनी बेटी को डॉक्टर के पास ले जाए। तो इसके लिए उसको ज़रूरी डॉक्टर के इसीलिए उसको ज़रूरी काम पे जाना पड़ता है। Her job as a domestic help tires her out and finally she ends her day by again standing in a long line। जब वो दिन भर वो काम करती है, पहले तो सुबह उसको वोट देने के लिए वो जाती है तब उस लाइन में खड़ी थी, उसके बाद जब जब वो जाती है काम करने के लिए वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा थक जाती है, वहाँ से वापस आती है, उसके बाद उसको एक और बेचारी को लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। वो कौन सी लाइन होती है, दिस लाइन इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल इज़ अनलाइक द वन इन द मॉर्निंग बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल स्टैंडिंग इन इट आर पुअर। यानी इस ये वो लाइन होती है जहाँ पे उसको अपनी बेटी को डॉक्टर को दिखाना होता है, यानी वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की लाइन में खड़ी होती है, जो कि जहाँ पे अब जो ये लाइन थी ना, ये जो सुबह की लाइन में खड़ी थी ना, ये उसकी तरह बिल्कुल भी नहीं थी। जो सुबह जिस लाइन में खड़ी थी ना वो वोट वाली लाइन थी, ठीक है, उसमें सारे अमीर गरीब मर्द औरत वो सारे थे उसमें, ठीक है। लेकिन जो अभी की ये थी ना, जो अभी की लाइन है जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बाहर ये खड़ी है, ये इसमें सिर्फ गरीब लोग थे, ठीक है। तो ये आपसे अब उसके बाद एक क्वेश्चन करता है, डू यू थिंक कांता हैज़ इनफ रीज़न टू डाउट वेदर शी रियली इज़ इक्वल। क्या तुम्हें लगता है कि जो मतलब कांता के लिए ये मतलब रीज़न इतना मतलब जो उसके साथ पूरे दिन में हुआ है ये सही था, कि उसको मतलब खुद वो इस पे शक करती कि क्या वो बाकी कंट्री अपनी कंट्री में बाकी लोगों के इक्वल है कि नहीं है, ठीक है। लिस्ट 3 रीजन्स फ्रॉम स्टोरी अबाउट द माइट मेक हर फील लाइक दिस। तो उसके बाद जो स्टोरी आपने पढ़ी इसमें से कुछ 3 रीजन्स बताओ जिसकी वजह से आपको लगता है कि उसको लगा कि मैं बाकी लोगों से इक्वल नहीं हूँ, ठीक है, उनकी तरह नहीं हूँ, ठीक है। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी। यानी अब बाकी किस किस्म की इक्वालिटीज़ होती हैं, यानी इक्वालिटी है किस किस किस्म की, ठीक है, इक्वालिटी है। तो Kanta is one of many people who live in democratic India and who have the right to vote but whose daily living and working conditions are far from equal। तो जो कांता देवी थी ये जैसे बाकी लोग हैं इंडिया में रहते हैं एक उन्हीं की तरह है, उन्हीं में से एक है जो कि डेमोक्रेटिक इंडिया में रहती है, ठीक है, और जिसके पास राइट टू वोट है। लेकिन उसकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब जो राइट टू वोट है ना वो उसको बाकी सबके इक्वल बना देती है, लेकिन जो उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है और वो जैसे काम वाम करती है उसकी वजह से वो बाकी लोगों से इक्वल नहीं हो लोगों के इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि अपार्ट फ्रॉम बीइंग पुअर पीपल इन इंडिया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गरीब होती है ना, बाकियों के मुकाबले वो ज़्यादा गरीब होती है, इसकी वजह से वो इक्वल नहीं है बाकी जो उसके जैसे एम्प्लॉयर था अशोक जैन था, वो सारे ना जैन साहब थे उनके इक्वल नहीं थी वो, है ना, क्योंकि वो उसकी जो डेली लिविंग है उसकी वजह से वो
वैसे नहीं कर पा रही थी। तो उसके बाद क्या है, ये एक किस्म की इक्वालिटी है, इनइक्वालिटी है, सॉरी। अपार्ट फ्रॉम बीइंग पुअर, पीपल इन इंडिया एक्सपीरियंस इनइक्वालिटी इन डिफरेंट वेज। यानी इंडिया में सिर्फ गरीब हो आप इसी पे आपके साथ इनइक्वालिटीज़ नहीं होंगी, ठीक है। इसके बावजूद भी कुछ और भी चीज़ें जिनके जिनके ऊपर आप मतलब आपके साथ मतलब लोगों को इनइक्वालिटी का मतलब इनइक्वालिटी का सामना करना पड़ा है, ठीक है। तो अब देखिए हम किन किन चीज़ों पे उनके साथ इनइक्वालिटीज़ हुई हैं, ठीक है, किन किन चीज़ों में उनको इक्वल नहीं माना गया है। लेट अस सी व्हाट दिस मीन्स बाय रीडिंग द टू स्टोरीज गिवन बिलो। तो अब हमें पता चलेगा, जो अब हमने ऊपर बात डिस्कस की, हम देखेंगे इसके लिए दो नीचे और दो स्टोरीज दी गई हैं, वो जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि लोगों के साथ किन किन चीज़ों के ऊपर इनइक्वालिटी हुई है और उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन होता है भेदभाव करना। Each of these is based on real incidents in people's lives and reflects the different kinds of inequalities that exist in India. तो जो ये दो स्टोरीज़ हैं, ये मतलब रियल लाइफ की स्टोरीज़ हैं, ये सच में लोगों के साथ हुई हैं और ये दिखाती हैं कि इंडिया में किन किन चीज़ों पे लोगों के साथ इनइक्वालिटीज़ होती हैं, ठीक है, और अभी भी हो रही हैं। वन ऑफ द मोर कॉमन फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया इज़ द कास्ट सिस्टम। जो सबसे पहले जो कॉमन मतलब ज़्यादा जो होती है ना इनइक्वालिटी, उसमें सबसे पहले आता है कास्ट सिस्टम, यानी ज़ात के ऊपर ये किया जाता है कि आप छोटी ज़ात की हो कि बड़ी ज़ात की हो, ठीक है। जैसे जो मतलब ये भी माना जाता है जो ब्राह्मण हैं वो बड़ी जो ज़ात है, बड़े ज़ात के लोग हैं, और जो दलित हैं, सो कॉल्ड दलित, जो कि ऐसा है नहीं, उनको मतलब ये बहुत गलत बात है, लेकिन बोला जाता है कि वो लोअर कास्ट है, मतलब वो छोटी ज़ात के लोग हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत बात है, क्योंकि कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, सारे इक्वल होते हैं। लेकिन अभी भी ऐसे लोग हैं इंडिया में जो ऐसा मानते हैं कि ऐसा है। इफ़ यू लिव इन रूरल इंडिया, योर कास्ट आइडेंटिटी इज़ समथिंग दैट यू प्रॉबेबली लर्नड और एक्सपीरियंस्ड वेरी यंग। अगर आप गांव वगैरह में रहते होंगे ना, गांव जैसे इंडिया में बहुत सारे गांव हैं, वहाँ पे अगर आप रहते होंगे, आपने देखा होगा कि पहले से ही ये जो कास्ट सिस्टम है, कास्ट आइडेंटिटी, ये सारी चीज़ें आपने देखा होगा कि इनके ऊपर आपके साथ भेदभाव किया जाता है। इफ़ यू लिव इन अर्बन इंडिया, सम ऑफ यू माइट थिंक दैट पीपल नो लॉन्गर बिलीव इन कास्ट। तो लेकिन अगर आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अर्बन इंडिया मतलब जो शहर वाले, जैसे मुंबई वगैरह है, ऐसी ऐसी जगहों में, दिल्ली वगैरह रहते होंगे, उन्होंने देखा होगा कि ये सारी चीज़ें, अब लोग ज़्यादा इन चीज़ों में, कास्ट वगैरह में, ज़ात पात में ज़्यादा बिलीव नहीं करते हैं, ठीक है। बट जस्ट लुक एट दीज मैट्रीमोनियल्स शोन फ्रॉम अ लीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड यू विल सी हाउ इम्पॉर्टेंट द इशू ऑफ कास्ट कंटिन्यूज टू बी इन द माइंड्स ऑफ हाईली एजुकेटेड अर्बन इंडियंस। लेकिन अब कुछ यहाँ पे मैट्रीमोनियल्स दिए गए हैं। मैट्रीमोनियल्स होता है जो वो शादियों के लिए देते हैं ना, वो एडवर्टाइजमेंट्स देते हैं, उसमें बताते हैं कि ऐसे लड़का या लड़की है, इसके लिए रिश्ता चाहिए, उसको बोलते हैं मैट्रीमोनियल्स, ठीक है। अखबार में छोटे से दिए जाते हैं। तो ये अखबार में दिए गए हैं कुछ, इसमें आप देखो कि कैसे अभी मतलब ये पढ़े लिखे लोगों ने ये मतलब शहर में रहते हैं, उन्होंने ये दिया है कि जैसे इसमें बताया कि एक लड़की है, वो 32 ईयर्स की है, वो गोरी है, वाइट है और बहुत ब्यूटीफुल है। उसके बाद दूसरा है यहाँ पे SC ST एक्सक्यूज़, फिर है कास्ट नो बार, ऐसे मतलब ये इसमें दिया है ना अखबार में। दूसरा है कि ब्यूटीफुल टॉल गर्ल के लिए एक लड़का चाहिए, फिर है गुप्ता बॉय यानी कास्ट, यानी गुप्ता का लड़का है, उसके लिए चाहिए होगा रिश्ता, यानी यहाँ पे भी कास्ट आ रही है ना, ज़ात आ रही है। उसके बाद तामिल ब्राह्मण, ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण जो मैंने इससे पहले बोला आपको कि माना जाता कि बड़ी ये है ज़ात के लोग हैं। तो टॉल है और फेयर है, फेयर मतलब वो गोरा है। मतलब इन चीज़ों में अभी भी मतलब कुछ ये ऐसी चीज़ जहाँ पे हो रहा है कि भेदभाव हो रहा है, यानी इनइक्वालिटी हो रही है इन चीज़ों में। Then now let us read a story about the experiences of a Dalit child attending school. तो अब हम देखेंगे एक जो दलित चाइल्ड है, एक जो दलित बच्चा है, वो जब स्कूल जाता है उसके साथ क्या वहाँ पे कैसा व्यवहार होता है ना वहाँ के जो टीचर्स हैं और बच्चों का, उनकी उसकी हम स्टोरी पढ़ेंगे। यू हैव ऑलरेडी रेड अबाउट दलित्स इन क्लास 6th बुक। आपने दलित जो है इसके बारे में, आपने इस टर्म के बारे में पहले ही 6th क्लास में पढ़ा है। अगर आपको फिर भी अगर आपको नहीं पता ये क्या है, इसके लिए आप मैं अभी बता दूंगी, बट अगर आपको पढ़ना है 6th क्लास की बुक भी अगर आपको चाहिए पढ़नी होगी तो आप इससे पहले मैंने कुछ वीडियोज़ 6th क्लास के भी डाले, वहाँ पे आप देख सकते हो।
उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेनेशन दी है उनकी भी। तो दलित इज़ अ टर्म दैट द सो कॉल्ड लोअर कास्ट यूज टू एड्रेस देमसेल्व्स। जो दलित ये एक टर्म है जो लो सो कॉल्ड मतलब वो लोग मतलब जो सच में है नहीं, लेकिन मतलब अब क्योंकि पहले लोगों के साथ इतना भेदभाव होता था ना, मतलब रखा जाता कि आधे बड़ी ज़ात के लोग हैं, आधे छोटी ज़ात के लोग हैं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हो गया, जो छोटी ज़ात के लोग होते बेचारे, जो जिनको छोटी ज़ात में रखा जाता था, उनको बोला जाता था कि उनको मतलब बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता था। उनको कोई भी एजुकेशन नहीं दी जाती थी, उनको स्कीम्स वगैरह प्रोवाइड नहीं की जाती थी, उनके साथ मतलब बहुत ज़्यादा भेदभाव हो जाता था, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा उनको परेशानियाँ सहनी पड़ी और वो आगे नहीं बढ़ पाए। तो इसीलिए जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट के जो लोग थे, उन्होंने अपने आप को एक दलित टर्म दी, ठीक है, एक दलित नाम दिया जिससे वो पहचाने जाएंगे। दलित मीन्स ब्रोकन, दलित का मतलब है टूटा हुआ, ठीक है। एंड बाय यूजिंग दिस वर्ड लोअर कास्ट आर पॉइंटिंग to how they were and continue to be seriously discriminated against। यानी ये टर्म उन्होंने इसलिए ये वर्ड यूज़ किया ताकि वो बता पाएँ कि जब भी ये नाम लिया जाए, इससे पता चले कि कैसे उनके साथ पास्ट में भेदभाव किया गया है, बुरे तरीके से भेदभाव किया गया है, और अभी भी उनके साथ ये भेदभाव हो रहे हैं, ठीक है। यानी आप खुद देखिए, हमारे जो अपने भाई बहन हैं उनके साथ कितना पहले उनके साथ बुरा हो चुका है, और अभी भी ऐसे लोग हैं जो अपनी थिंकिंग मतलब चेंज नहीं करना चाहते, सोच नहीं चेंज करते हैं, और बोलते हैं ये अभी भी इन चीज़ों में बिलीव करते हैं, जो कि ऐसा नहीं है। कोई छोटा बड़ा नहीं है, ये मैं आपको अगेन बोलती हूँ, कोई छोटा बड़ा नहीं है, हम सारे इक्वल हैं और हम सबको इक्वल रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, ठीक है। तो Om Prakash Valmiki 1950 to 2013 is a famous Dalit writer। जो ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं, इनकी अब हम देखेंगे स्टोरी। तो एक बहुत फेमस दलित राइटर हैं। इन हिज ऑटोबायोग्राफी जूठन ही राइट्स, उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी होती है जब आप अपनी लाइफ के बारे में खुद लिखते हो ना, उसको हम बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। आई हैड टू सिट अवे फ्रॉम द अदर्स इन क्लास एंड दैट टू ऑन द फ्लोर। ये बोलते हैं कि अपनी स्टोरी में जूठन, जो इनकी जो ये बुक जो आप देख रहे हैं ना नीचे, ये इनकी बुक है जूठन, जिसका नाम है, ठीक है, अ दलित्स लाइफ, ओम प्रकाश वाल्मीकि, इन्होंने अपनी बुक लिखी थी अपनी बुक ये लाइफ के बारे में। तो इसमें बताते हैं कि जब मैं स्कूल जाता था, मुझे बाकी बच्चों से बिल्कुल दूर बिठाया जाता था क्लास में, और वो भी कहाँ पे बिठाया जाता था मुझे, ज़मीन पे, फ्लोर पे नीचे, ठीक है। बाकी सब बैठते थे मैट वगैरह पे या टेबल वगैरह पे, मुझे बिठाया जाता था ज़मीन पे, ठीक है। द मैट रैन आउट बिफोर रीचिंग द स्पॉट आई सैट ऑन। और अगर वहाँ पे थोड़ा छोटा सा मैट होता जिस पे मैं बैठता था, वो भी इतना छोटा होता था, जैसे ही मैं उस पर बैठता था वो आगे को खिसक जाता था, ठीक है। समटाइम्स आई वुड हैव टू सिट वे बिहाइंड एवरीबडी राइट नियर द डोर। और कभी कभी मुझे इतना मतलब दूर बिठाया जाता था, मतलब मैं कभी कभी मुझे दरवाजे के पास भी बिठाया जाता था, ठीक है। समटाइम्स दे वुड बीट मी विदाउट एनी रीज़न। और कभी कभी वो मुझे बिना किसी वजह के मारने लगते थे, कोई मेरी गलती भी नहीं होती थी और मुझे वो मारने लग जाते थे। व्हेन ही वॉज इन क्लास 6, जब वो 6th क्लास में होता है, द हेड मास्टर आस्क्ड ओम प्रकाश टू स्वीप द स्कूल एंड द प्ले ग्राउंड। जब वो 6th क्लास में होता है, ओम प्रकाश, उसका जो हेड मास्टर होता है स्कूल का, वो उसको बोलता है कि तुम आज पूरे स्कूल की और जो प्ले ग्राउंड है उसकी सफाई करो। ही राइट्स, वो लिखते हैं, द प्ले ग्राउंड वॉज वे लार्जर दैन माई स्मॉल फिजिक कुड हैंडल एंड इन क्लीनिंग इट माई बैग बिगेन टू एग। तो वो लिखते हैं अपनी स्टोरी में कि मतलब मुझे जब वो बोला कि प्ले ग्राउंड साफ़ करो, मैं इतना मतलब मैं छोटा सा था, मुझसे वो सारा मतलब वो मैं अच्छे से कर ही नहीं पा रहा था, मैं इतना छोटा सा था, और मुझसे इतना बड़ा ये ग्राउंड साफ़ कराया और स्कूल की सफाई कराई, जिसकी वजह से मेरे जो कमर है उसको बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा। माई फेस वॉज कवर्ड विद डस्ट। जो मेरा मुंह था उस पर पूरी ये डस्ट थी, ठीक है, गर्द जो जिसको हम बोलते हैं वो थी, ठीक है। डस्ट हैड गॉन इनसाइड माई माउथ। और जो वो गंदी जो हवा थी, जो भी वो कूड़ा था, वो सारा मेरे मुंह में भी चला गया था, वो डस्ट जो थी वो मेरे मुंह में भी चली गई थी। द अदर चिल्ड्रन इन माई क्लास वो स्टडिंग एंड आई वॉज स्वीपिंग। और जो बाकी मेरी क्लास के बच्चे थे वो सारे पढ़ाई कर रहे थे और मैं झाड़ू लगा रहा था। हेड मास्टर वॉज सिटिंग इन हिज रूम एंड वॉचिंग मी। और जो हेड मास्टर था वो अपने रूम में बैठा था और मुझे देख रहा था। आई वॉज नॉट इवन अलाउड टू गेट अ ड्रिंक ऑफ वाटर। और मुझे इतना भी नहीं, उसने मुझे, जो मेरा हेड मास्टर था वो मुझे पानी पीने के लिए भी नहीं जाने दे रहा था।
आई स्वेप्ट द होल डे, और मैं पूरे दिन सफाई कर रहा था. फ्रॉम द डोर्स एंड विंडोज ऑफ द स्कूल रूम्स द आइज ऑफ द टीचर्स एंड द बॉयज सॉ दिस स्पेक्टिकल. तो मैं पूरे, मैंने खिड़कियाँ, चाहे खिड़कियाँ हों चाहे दरवाजे, वो सारे मैंने साफ़ किए, और जो वहाँ पे टीचर्स थे और बच्चे थे वो मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे कोई अच्छा नज़ारा वो देख रहे हो, जैसे वो कोई मेला देख रहे हो, मुझे ऐसे देखे जा रहे थे. Om Prakash was made to sweep the school and the playground for next couple of days, and this only came to an end when his father, who happened to be passing by, saw his son sweeping. तो बाकी कुछ दिनों भी उसके साथ ओम प्रकाश से ये ऐसे ही प्लेग्राउंड और स्कूल की सफाई कराई जाती है. और अब ये कब ख़त्म हो जाता है, जब एक दिन उसका जो ओम प्रकाश है, उनके जो फादर है, वो पापा उनके वहाँ से गुजरते हैं और वो देखते हैं कि उनके बेटे से सफाई कराई जा रही है. He confronted the teachers and then walking away from the school holding Om Prakash's hand, he said loudly for all of them to hear. तो वो जब ये देखते हैं, वो टीचर्स के पास जाते हैं और अपने वहाँ से अपने और वहाँ से गुजरते अपने मतलब टीचर्स अपने बच्चे को वहाँ से पहले लेते हैं. जब वो देखते हैं अपने उनका बेटा सफाई कर रहा है, तो उसको वहाँ से पकड़ते हैं, उनको मतलब वहाँ से लेते हैं और टीचर्स के सामने से गुजरते हैं और उनको बोलते हैं कि ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं, यू आर ए टीचर, तुम टीचर हो. स्कूल के उन हेड मास्टर को बोलते हैं तुम स्कूल के टीचर हो, सो आई एम लिविंग नाउ, तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ. बट रिमेंबर दिस मच मास्टर, वो इनको मतलब एक सार्केज़म में बोलते हैं ना, क्या तुम यहाँ के टीचर हो. अंदर से उनको मतलब बहुत गुस्सा होता है और बोलते हैं कि तुम टीचर हो, ऐसे उनको बोलते हैं ना. तो वो बोलते हैं कि अगर तुम टीचर हो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, बट रिमेंबर दिस मच मास्टर, लेकिन ये याद रखना मास्टर, विल स्टडी राइट हेयर, ही विल स्टडी राइट हेयर, ये यहीं पे पढ़ेगा, मेरा बेटा यहीं पढ़ेगा इन दिस स्कूल, एंड नॉट जस्ट हिम बट देयर विल बी मोर कमिंग आफ्टर हिम. लेकिन सिर्फ यही नहीं पढ़ेगा, बल्कि और भी ऐसे बच्चे होंगे जो कि यहाँ पे पढ़ेंगे. तो ये जो यहाँ पे ये बुक है, इसका जो ये कवर है, पहला कवर है जो इनकी बुक है, उसमें ये उससे ये स्टोरी छोटी सी ली गई है. तो इसमें उन्होंने बताया कि कैसे वो एक दलित बॉय, मतलब अपनी एक्सपीरियंस बताते हैं ना अपने बड़े होने की एज दलित बॉय. ठीक है. तो आप उसके बाद ये आपसे क्वेश्चन करते हैं, व्हाई डू यू थिंक ओम प्रकाश वाल्मीकि वॉज बीइंग ट्रीटेड अनइक्वली बाय हिज टीचर एंड हिज क्लासमेट्स. आपको क्यों लगता है कि जो ओम प्रकाश वाल्मीकि था उसको अनइक्वली उसको इक्वल ट्रीट नहीं करा जा रहा था, उसके टीचर्स ने और उसके क्लासमेट्स ने उसके साथ ऐसा क्यों किया, उसको अनइक्वल क्यों रखा, मतलब उसके साथ भेदभाव क्यों किया. Imagine yourself as Om Prakash Valamiki and write 4 lines about how you would feel if you were in the same situation as him. तो अब इमेजिन आप करो कि अगर आप ओम प्रकाश वाल्मीकि की जगह होते तो आप कैसा फील करते, अगर आपके साथ ये सारी चीज़ें होती आप कैसा फील करते. इस सब को अपने 4 लाइन्स में लिखिए. वाई डू यू थिंक द, ओके, यहाँ पे हमारा ये हो जाती है, ये वाली स्टोरी हमारी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है.